नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। पूरी रिसर्च के साथ देखिए हर खबर। और इस वक्त पहली खबर का रुख करते हैं। यूपी में सरकार बदलने के बाद ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इलाहाबाद में नगर निगम ने 2 अवैध बूचड़खाने सील कर दिए हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार का आदेश आने से पहले ही एक्शन शुरू हो गया है। इलाहाबाद नगर निगम ने शहर के 2 पुराने बूचड़खानों को सील कर दिया है। निगम के कार्रवाई दस्ते ने सारे मवेशियों को अपने कब्जे में ले लिया। बीजेपी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि जैसे ही राज्य में उसकी सरकार बनेगी 24 घंटे के भीतर अवैध बूचड़खानों में ताले लटके हुए दिखाई देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संकेत दिए कि पहली कैबिनेट में कई बड़े निर्णय हो सकते हैं, जिनका चुनाव प्रचार में बीजेपी ने वादा किया था। जब अमित शाह जी आजमगढ़ पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था शपथ लेते ही हमारे जब मुख्यमंत्री आएगा तो बूचड़खाने, यात्री बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। शपथ हो गई। अब कैबिनेट की पहली बैठक में ऐसा हम लोगों ने कहा था, कैबिनेट की पहली बैठक होने दीजिए। यूपी बीजेपी ने संकल्प पत्र में सरकार बनते ही सभी वैध और अवैध बूचड़खानों को बंद करने का वादा किया था। यूपी में सिर्फ 40 रजिस्टर्ड कत्लखाने हैं जिन्हें केंद्र सरकार की APEDA से लाइसेंस मिला हुआ है। यूपी में अवैध तौर पर करीब 350 के आसपास बूचड़खाने चलाए जा रहे हैं। इंतजार योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का है। पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ कराने का वादा किया था। इलाहाबाद में एक बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में तनाव। इलाहाबाद के मऊ आइमा से 5 बार ब्लॉक प्रेसिडेंट रह चुके 60 साल के मोहम्मद शमी की कल रात करीब 8:30 बजे बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने शमी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात से नाराज शमी के समर्थकों ने इलाहाबाद प्रतापगढ़ रोड जाम कर दिया। परिवार ने सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। माना जा रहा है कि शमी की हत्या चुनावी रंजिश में की गई है। ये जो हत्या हुई है उसके प्रति सबको संवेदना है और हमारी मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के संपर्क में हैं, हम सब लोग संपर्क में हैं और अपराधियों के प्रति कठोरता का व्यवहार पुलिस करे। अब देखते हैं जी, कल 3 बजे शपथ लिए, 6 बजे हादसे हुए, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। आज उनकी सरकार आई है, घटना फिर उसी प्रकार घटने लगी है। हम अभी गुंडा राज नहीं करेंगे क्योंकि राज उनका बना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि कानून व्यवस्था में कोई समझौता न करें, चाहे किसी दल का हो चाहे कोई भी हो। जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। मैं तो यही अपेक्षा करूंगा, यही कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा पावर में रहे चाहे बीजेपी पावर में रहे, बात एक ही है, लॉ एंड ऑर्डर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। विधानसभा चुनाव से पहले शमी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए थे। मोहम्मद शमी ने 2002 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर कुंडा से राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मोहम्मद शमी कांग्रेस पार्टी में भी रह चुके हैं। कांग्रेस की टिकट पर सोनाव विधानसभा से चुनाव लड़ा था। मोहम्मद शमी पर लूट, हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने पर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अब घोषित रूप से हिंदुत्व का एजेंडा लागू कर रही है। के बाद संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लागू कर रही है। इस पर बीजेपी ने कहा कि विपक्ष को जनादेश का सम्मान करना सीखना चाहिए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब ही राष्ट्रवाद है। तो ये कौन सी नई बात है? आप कौन सा रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है? घोषित रूप से वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं, उसमें नई बात क्या है? मेरा जमाने में बहुत सरकारें बना है, कभी भी किसी ने हमारे ऊपर दबाव डाला नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में मैं प्रभारी था, ये पर्यवेक्षक के रूप में नेता का चयन करने का प्रक्रिया, ऐसा किसी आरएसएस या एचपी का तो चर्चा ही हुआ नहीं। बाद में बैठक बुलाया, बैठक में सदस्यों ने अपना सुझाव दिया है और मैं
केंद्रीय नेतृत्व आपस में चर्चा करके योगी आदित्यनाथ जी को नेता के रूप में घोषणा कर दिया है। वहाँ कोई समस्या नहीं था, मगर कुछ लोग विपक्ष वाले इसको इश्यू बनाने के लिए प्रयास कर रहे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। और वो कुछ लोग, उनका कैस्ट क्या है, जाति क्या है, दुर्भाग्य है इस देश का राजनीति में और मीडिया में भी इसके बारे में चर्चा करना। योगी जी योगी है। हिंदुत्व का अर्थ है राष्ट्रवाद। आप लोग उसकी परिभाषा गलत करने का काम मत करिए। बहुत समय हो गया, 60, 65 साल, 70 साल हो गया परिभाषा गलत करते करते। अब सही रास्ते पर आप भी जरा विवेचना सही करो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगी। संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है, इसे दुरुस्त किया जाएगा। योगी ने कहा कि पीएम के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 22 कैबिनेट मंत्री, 15 राज्य मंत्री और 9 स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों समेत 40 मंत्री शामिल हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बीजेपी ने आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया है। यूपी चुनाव में पिछले 20 साल में सबसे कम सीटें मिलने के बाद मायावती के गुस्से का गुबार थमता नहीं दिख रहा। ईवीएम मशीन में धांधली के आरोप लगने के बाद बीएसपी अध्यक्ष ने अब बीजेपी पर हमला किया है कि उसने आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए ही योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया है। जो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये विकास कुछ नहीं। अब ये इनको मेहनत को आगे करके अपने आरएसएस के एजेंडे को ये अब इम्प्लीमेंट करेंगे। विकास और विवाद में आसमान जमीन का फर्क जितना है, वही फर्क मोदी जी के कहने और करने में। जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको जो है वो निराशा हाथ लगेगी। मायावती ने कल योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का भी बहिष्कार किया था। समारोह में बीएसपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा था। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें और 22.2% वोट मिले हैं। 2012 में बीएसपी को 80 सीटें मिली थी। 2007 में 206 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। 2002 की यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 98 और 1996 में 67 सीटें मिली थी। मायावती ने भी कहा है कि वो ईवीएम के मसले पर अब जल्द ही कोर्ट जाएंगे। चुनाव आयोग ने सजा याफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 साल से ज्यादा सजा पाने वाले नेताओं के न सिर्फ चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगनी चाहिए, बल्कि उनके सियासी पार्टी बनाने या किसी पार्टी का पदाधिकारी बनने पर भी बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर चुनाव आयोग से उसका पक्ष मांगा था। याचिका में कहा गया था कि जब नौकरशाहों को सजा मिलने पर उन्हें उम्र भर नौकरी से बाहर किया जाता है, तो ये प्रावधान नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम उम्र की सीमा तय करने पर चुनाव आयोग ने राय नहीं दी। कहा कि ये संसद के दायरे का विषय है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के तहत 2 साल से ज्यादा सजा पाने पर रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में सजा होने के कारण चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है। चुनाव आयोग ने नेताओं नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई 1 साल में पूरी करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग का भी समर्थन किया है। चुनाव आयोग के हलफनामे के बाद मामले पर कोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वो ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते जहां उनकी जान को खतरा हो। डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। अस्पताल के बाहर मरीज और उनके घर वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। इलाज नहीं मिलने से पूरे महाराष्ट्र में मरीज परेशान हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल का ये कदम धुले, नासिक और साइन में अपने साथी डॉक्टरों पर हमलों के बाद उठाया है। कई दिनों में डॉक्टरों के साथ, रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का मामले सामने आया। उसमें साइन अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ भी मारपीट हुई, जिसके बाद से मुंबई समेत महाराष्ट्र भर के रेसिडेंट डॉक्टर अचानक से छुट्टी पर चले गए हैं। बीती रात 8 बजे सभी डॉक्टर्स ने लीव एप्लीकेशन दी और उसके बाद से ही वो काम पर मौजूद नहीं है। ओपीडी और इमरजेंसी सेक्शन जो है वहाँ पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों के हड़ताल का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा। राज्यसभा सांसद विकास महात्मे ने कहा कि जो लोग डॉक्टरों पर हमले करते हैं उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए।
पिछले एक हफ्ते में ही महाराष्ट्र में 4 हमले हो चुके हैं डॉक्टर्स पे, नासिक, धुले, सायन और कल औरंगाबाद में। इतना सब होने के बाद भी अभी तक सिक्योरिटी, आर्म गवर्नमेंट फोर्सेज अभी तक हमको नहीं मिले। जब तक हम अश्योर नहीं हो जाते कि हम सेफली अपना काम कर सकते हैं, तब तक हम ये मास बंद चालू रखेंगे। जो आज डॉक्टर लोग सामुदायिक रजे पे जो गए हैं, यहाँ के डॉक्टर लोग, जो राज्य में कोई मेडिकल कॉलेज के रुग्णालय में कोई दुर्घटना हुई, कोई डॉक्टर पे किसी रिश्तेदार ने हाथ चलाया है, उसके वजह से आज हमारे कॉलेज के जो सब रेसिडेंट लोग हैं वो आज सामुदायिक रजे पे गए हैं। स्ट्रिंजेंट लॉज शुड बी देयर एंड देन नॉन बेलेबल ऑफेंस शुड बी अगेंस्ट दोज हु बीट द डॉक्टर्स, फिजिकली असॉल्ट द डॉक्टर्स। शनिवार की रात सायन के एक अस्पताल में डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ था। मरीज की मौत के बाद रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया था। रविवार रात औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में भी डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। 14 मार्च को धुले में भी मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया था। मुंबई हाई कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र के रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने विरोध जताने के लिए सामूहिक अवकाश का रास्ता चुना। पाकिस्तान में 4 दिन लापता रहे दोनों भारतीय मौलवी आज देश लौट आए। दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के मुख्य खादिम आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नजीम अली निजामी आज सुबह दिल्ली पहुंचे। दोनों के पाकिस्तान में लापता होने के बाद से परिवार चिंता में था। एयरपोर्ट पर परिवार उन्हें लेने के लिए पहुंचा। आसिफ निजामी के बेटे अमीर निजामी ने सुरक्षित वापसी पर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल आसिफ निजामी से बात की थी और कहा था कि दोनों सुरक्षित हैं। मैं तमाम उन मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छे और बुरे सभी जगह लोग होते हैं। हजरत निजामुद्दीन की तालीमात वो तालीमात हैं कि अगर इनकी तालीमात पे अमल किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अमन ही अमन और शांति शांति होगी। मैं इस मौके पर आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मोहब्बत दिखाई। उम्मत अखबार के अंदर उनके खिलाफ आया था कि ये इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी हैं और इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं यहाँ पे। उस बेस के पर इनको रोका गया था पूछताछ के लिए। खादिम आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नजीम निजामी 8 मार्च को लाहौर की दाता दरबार दरगाह पर गए थे। परिवार के मुताबिक आसिफ निजामी को लाहौर एयरपोर्ट पर अधूरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने का कारण बताकर रोका गया था। भारत सरकार ने और इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर ने मामले को पाकिस्तान सरकार के सामने उठाया। दोनों मौलवी लाहौर के दाता दरबार के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने कराची गए थे। सुषमा ने रिहाई के लिए नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीत से बात की।